हाउ आर यू ओनली यूपीएससी पे मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। यह एक संवैधानिक संस्था है, इससे बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में आते हैं। और एक जानकारी आपको देना है कि हमारी वेबसाइट www.onlyupc पर जाइए, वहाँ पर आपको सारे क्लास एक साथ मिल जाएंगे, सबका लिंक एक साथ वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आप जाएंगे, मुझे उम्मीद है। आइए क्लास शुरू करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ऐसे मुहावरे खूब सुने होंगे आपने, लेकिन क्या धरातल पे ऐसा है? नहीं है। इसलिए ये जातिगत एक संवैधानिक व्यवस्था को आज हम पढ़ेंगे। इसके पीछे बहुत सारा संदर्भ है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो इतिहास पढ़ाते वक्त मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये आपके विषय में है, लेकिन इस समाज में जो जाति व्यवस्था है इसको कतई सही नहीं माना जा सकता है, ये गलत है। लेकिन चूंकि आपको परीक्षा देना है इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं आज अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। यह एक संवैधानिक निकाय है। सबसे पहली चीज, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया। आप हर पॉइंट को नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए, जैसा आपको आसान लगे। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया। अनुसूचित जाति का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है। तो जिन जातियों को चिन्हित कर अनुसूची बनाकर उन्हें दस्तावेज में दर्ज कर दिया गया है वह अनुसूचित जातियां हैं। यानी कि जब किसी जाति को दस्तावेज में मेंशन कर दिया जाता है तो उनको अनुसूचित कहा जाता है, यानी कि उसको कहीं पर सूचित कर लिया गया है, उसको दर्ज कर लिया गया है, तो इसलिए इनको अनुसूचित जातियां कहते हैं। अब बात करते हैं इनके उदय के बारे में। जो ये आयोग बना, अनुसूचित जाति आयोग है, एक राष्ट्रीय आयोग है और ये एक संवैधानिक संस्था, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसके उदय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 338 में SC/ST जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी का उपबंध है जो इन जातियों के संवैधानिक हितों को लेकर के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। यहाँ पर मेंशन नहीं हो पाया है। जो अधिकारी इस कार्य को करेगा उसे SC/ST आयुक्त कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि अनुच्छेद 338 में ये बात मेंशन किया गया है कि एक आयुक्त होगा और वह आयुक्त क्या काम करेगा? जो SC/ST से संबंधित मामले होंगे, इनके संवैधानिक हित की बात होंगी, उनका प्रतिवेदन बनाएगा और राष्ट्रपति को सौंपेगा। ये बात आर्टिकल 338 में मेंशन है। आगे देखते हैं। 1978 में एक संकल्प के द्वारा SC/ST एक गैर सांवैधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की तथा आयुक्त का कार्यकाल भी अस्तित्ववान रहा। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी और इस सरकार में उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के कर्ता धर्ता काशीराम भी सम्मिलित थे और उस वक्त बहुत सारे दलित नेता भी इसमें थे। उसी का परिणाम है कि सबसे पहली बार आयोग के बारे में, यानी कि जो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात है, तो शुरुआत उसकी वहीं पर होती है। उसका जो फ्रेमवर्क बनना शुरू होता है वो सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार में ही होता है। तो 1978 में एक संकल्प के द्वारा SC/ST एक गैर सांविधिक, यहाँ पर एक सांविधिक शब्द लिखा हुआ है। सांविधिक का मतलब वो होता है जो संविधान में बाद में जोड़ा जाए, और गैर सांविधिक का मतलब ये कि संविधान में इसको जोड़ा नहीं गया है लेकिन ये संविधान के खिलाफ नहीं है, यानी कि जो सांविधिक प्रावधान से खिलाफ नहीं है। तो बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की तथा आयुक्त का कार्यकाल भी अस्तित्ववान रहा। आगे देखते हैं। घटना आगे बढ़ती है। 1987 आता है और तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। में सरकार ने एक और संकल्प द्वारा आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया। यानी कि 1987 में सरकार ने एक और संकल्प के द्वारा आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया एवं आयोग का नाम बदल करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया। यानी कि जो पहले व्यवस्था की गई थी 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में,
उसको थोड़ा आगे बढ़ाया राजीव गांधी की सरकार ने, और किया क्या कि आयोग के कार्यों में थोड़ा संशोधन कर दिया, और उसके बाद में आयोग का नाम बदल करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बहुसदस्यीय राष्ट्रीय SC/ST आयोग की स्थापना की गई। 1990 में ये जो है 65वां संविधान संशोधन होता है और एक राष्ट्रीय आयोग, बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाती है। और एक ऐसा आयोग होता है, एक संवैधानिक आयोग होता है, और 1987 में राजीव गांधी सरकार के टाइम में जो गठित की गई आयोग थी उसका ये स्थान लेता है। उसके बाद में फिर 89वां संविधान संशोधन होता है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि 89वें संविधान संशोधन की अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया। यानी कि 2003 में क्या हुआ कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया, तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन 338 में है, और इसी 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 338 का या 338 ये जोड़ा गया, और इसी के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग अलग से बना दिया गया। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नामक 2 नए आयोग बना दिए गए। साल 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य हैं। इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है एवं इनके कार्यकाल, सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2004 में अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया और अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान में संशोधन करके अलग कर दिया गया, और इस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। सदस्य अध्यक्ष को लेकर के 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 सदस्य हैं। तो ये 5 सदस्यीय एक आयोग है। अब आयोग के कार्य देख लेते हैं कि आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो आयोग के कार्य देखते हैं। सबसे पहला क्या है, यहाँ पर SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर SC का मतलब शेड्यूल कास्ट है। SC के लिए संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। यानी कि जो आयोग है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका काम क्या है? पहला काम है कि शेड्यूल कास्ट के लिए संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना एवं अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। दूसरा काम क्या है? शेड्यूल कास्ट के सभी हितों के उल्लंघन की जांच करना। जहां पर ऐसा लग रहा है कि शेड्यूल कास्ट के हितों का उल्लंघन हो रहा है, उसका जांच करना। तीसरा काम इनका देखते हैं क्या है कि शेड्यूल कास्ट के संबंधित नियम बनते समय सलाहकारी कार्य करना। यानी कि जब संसद में कोई ऐसा नियम बन रहा हो जिसका ताल्लुकात शेड्यूल कास्ट समाज से हो, तो वहां पर सलाहकारी काम करना, यानी कि मांगने पर राष्ट्रपति को सलाह देना, या अगर वो जरूरी समझे तो अपना जब प्रतिवेदन दे रहा हो तो उसमें भी उस बात को मेंशन कर सकता है। आगे देखते हैं कि चौथा काम क्या है। SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम पर प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। यानी कि जो काम उसने किए हैं, जो कदम उसने उठाए हैं, उसका क्या करना है? राष्ट्रपति को साल में एक बार प्रतिवेदन देना है, उसको भेजना है। पांचवा काम क्या है? यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो शेड्यूल कास्ट के सामाजिक आर्थिक, समाज आर्थिक लिखा हुआ है ये, इसमें सामाजिक और आर्थिक 2 शब्द जुड़े हुए हैं। यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो शेड्यूल कास्ट के समाज आर्थिक विकास एवं संवैधानिक संरक्षण संबंधी हितों के लिए राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य को संपन्न करना। यानी कि अगर राष्ट्रपति कोई काम सौंपता है और वो काम जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से है और किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट सोसाइटी के लिए है, तो उस काम को भी करना होता है इस आयोग को। आगे देखते हैं। आयोग अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजता है, जिसे वह विधानमंडल के समक्ष रखता है। यानी कि
अगर किसी राज्य से संबंधित विशेष मामला है तो राष्ट्रपति यह रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल करता क्या है कि उसको विधानमंडल के समक्ष रखता है और वहाँ पर उस पर बहस होती है, चर्चा होती है। अब इसकी शक्तियों की बात कर लेते हैं। आयोग की शक्तियाँ क्या क्या हैं? आयोग की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। आयोग की पहली शक्ति के बारे में देखते हैं कि पहली शक्ति क्या है। जब आयोग किसी शिकायत की जांच कर रहा हो तो इससे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, जहां याचिका दायर की जा सकती है। दीवानी न्यायालय क्या होता है? जो आपराधिक न्यायालय के अलावा सभी मामलों को सुनता है, मसलन शादी विवाह से संबंधित, जमीन का विवाद या ऐसे बहुत सारे जो मामले होते हैं जिसमें कोई अपराध ना हुआ हो, उसमें जब कोई मुकदमा होता है तो उसको दीवानी मामला कहा जाता है, सिविल मामला कहा जाता है। तो ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए इसके पास अधिकार होता है। यहाँ पर कोई PIL फाइल कर सकता है, यानी कि यहाँ पर जा सकता है। ये आयोग एक न्यायालय के रूप में काम करता है। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा शक्ति क्या है? संघ और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। यानी कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। स्टूडेंट बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए इस बात को। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तेज तेज बोलना पड़ता है और PDF बनाने तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस लॉकडाउन में आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप इस बात को समझिए, इसको शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। बस इतना ही चीज़ तो आपसे मांगते हैं। पूरा का पूरा क्लास फ्री में उपलब्ध करवाते हैं, फिर भी आपका प्यार उतना मिल नहीं रहा है जिसकी उम्मीद है, और आप संभवतः हमें देंगे उसको। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। आगे देखते हैं क्या है। यह आयोग पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। इन दोनों समुदाय के लिए आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा। यानी कि जो काम वो शेड्यूल कास्ट के लिए करता है वही काम वो आंग्ल भारतीय समुदाय और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी वो काम करेगा और ये प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ये काम भी इस आयोग को करना होता है। तो ये देखा आपने पूरा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है, इसको आपने पूरा समझ लिया और बहुत तेज मैंने इसको समझा दिया, बहुत जल्दी जल्दी आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब कुछ समझ लिया होगा, और अगर आपको लगा हो कि ये थोड़ा फास्ट हो गया है, ज़्यादा डेटा एक साथ आ गया, तो आप इस वीडियो को स्लो करके आराम से देखिएगा। 2-3 बार देखिए, आपके मोबाइल में जो पहुँच जाता है तो फिर आप कितने भी बार देखिए, कोई इशू नहीं है। आप आराम से इसको देखते रहिए और बहुत खाली टाइम है। लॉकडाउन अभी निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। अपने घर पर रहिए, सावधान रहिए और पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।